हिंदी साहित्य में आज सुनिए नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी मौसम। नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी ये कहानी पाखी पत्रिका में 2-3 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। पाठकों द्वारा सराही गई इस कहानी को बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कार्यालय के गेट पर जैसे ही मेरी गाड़ी पहुंची, गार्ड ने अभिवादन के साथ गेट खोला। गेट से मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग की ओर घुमा दी। ऑफिसर्स पार्किंग में गाड़ी पार्क कर मैं कार्यालय के कॉरिडोर की ओर बढ़ गई। आते जाते कार्यालय के कर्मचारियों के अभिवादन का उत्तर देते हुए मैं अपने कक्ष में दाखिल हुई। मुझे आता देख मेरे कक्ष का एसी तुलसी ने चला दिया था। तुलसी यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। बाहर गर्मी बहुत अधिक है। शहर का तापमान 44 डिग्री के आसपास चल रहा है। कक्ष में आकर मुझे कुछ सुकून मिला। सचमुच भीषण गर्मी पड़ रही है आजकल। कुर्सी पर पीठ टिकाकर अपनी आंखें बंद कर मैं बैठ गई। इस समय कुछ देर आंखें बंद कर बैठना मुझे सुकून दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मन मस्तिष्क में भरा तनाव धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। किंतु अधिक देर तक मैं नहीं बैठ सकती थी। सामने मेज पर रखी फाइलें मेरी प्रतीक्षा कर रही थीं। फाइलें पलटते पलटते सहसा मेरी उंगलियां गर्दन के पास चली गईं। गर्दन पर नाखूनों की खरोंच और दर्द की अनुभूति के साथ रात की कड़वी यादें समक्ष आने लगीं, जिन्हें मैं विस्मृत करना चाहती हूँ। तत्काल अपना हाथ वहाँ से हटा मैं फाइलों में लग गई। इस सरकारी कार्यालय में मैं प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। नौकरी करते हुए मुझे लगभग 18 वर्ष हो रहे हैं। प्रत्यूष से विवाह पूर्व ही मेरा चयन इस नौकरी के लिए हो गया था। तब से ही मैं प्रत्यूष, नौकरी, बच्चों व परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन व्यतीत कर रही हूँ। ये सब करते हुए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे युगों से मैं ये बोझ उठा रही हूँ और अब थक कर लड़खड़ाने लगी हूँ। 6 बजने वाले हैं। कार्यालय बंद होने का समय हो गया है। कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर चपरासी के हाथों भेजकर अपनी मेज से आवश्यक फाइलों को समेटकर अलमारी में रखने लगी। कुछ ही देर में चपरासी रजिस्टर लेकर वापस आ गया। सभी कर्मचारी कार्यालय से घर जाने के लिए बाहर निकलने लगे हैं। मैं भी बाहर निकल पार्किंग में अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। घर के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेते शाम के जाम से जूझते हुए घर पहुंची। घर पहुंचते पहुंचते शाम के 7:30 बज गए थे। प्रत्यूष कार्यालय से अभी तक घर नहीं आया था। वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। उसका कार्यालय बंद होने का कोई निश्चित समय नहीं है। उसके आने का भी कोई एक निश्चित समय नहीं होता है। इस समय मेरी बेटी अनुष्का घर में थी तथा बेटा अभिनव कोचिंग गया था। ये समय दोनों बच्चों की कोचिंग का होता है। काम वाली रसोई में काम कर रही थी। उसे गाड़ी से सब्जियां व आवश्यक वस्तुएं निकालने को कहकर मैं फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। बेटा, तुम कोचिंग से आ गई? बाथरूम से बाहर आकर हाथ मुंह पोंछते हुए मैंने अपनी बेटी से पूछा। जी मम्मा, आधा घंटे पहले ही आ चुकी हूँ, उसने कहा। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, कहकर वो अपने कक्ष में जाने लगी। मैं अपने बेडरूम में चली गई। दीदी, रात के खाने में क्या बनेगा? काम वाली ने रसोई से आवाज़ दी। आती हूँ, कहकर मैंने कमरे में इधर उधर पड़ी चीज़ों को समेट कर यथास्थान पर रखा और शीघ्रता से रसोई की ओर बढ़ चली। रात का भोजन व अन्य कार्यों को समझाकर मैं रसोई से बाहर निकल ही रही थी कि बाहर गेट पर किसी के आने की दस्तक हुई। मैंने खिड़की का पर्दा सरका कर देखा, प्रत्यूष आ गया था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अभी अभी आई हो क्या? मेरी ओर देखे बिना उसने पूछा। नहीं, बहुत पहले ही आ चुकी हूँ, मैंने प्रत्यूष की ओर देखते हुए कहा। उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। इस समय 8:30 बज रहे थे। बिना कुछ बोले प्रत्यूष बेडरूम में आकर अपने कपड़े चेंज करके अलमारी में रखने लगा। फ्रिज में सब्जियां खत्म हो गई थी। आज सब्जियां व किचन की आवश्यकता की कुछ चीज़ें लेती हुई घर आई हूँ। घर आते आते 7:30 बज गए थे। तो जो प्रत्यूष अब तक मेरी ओर देखे बिना बात कर रहा था, वो अब अकड़ते हुए गर्दन मेरी ओर घुमा चुका था। ये तुम्हारा काम है, मुझ पर कोई परोपकार नहीं कर रही हो?
मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि और प्रत्युष झगड़ने के मूड में आ गया। तुमने आने का समय पूछा और मैंने बताया कि घर का सामान लेते हुए आई हूँ, मैंने धीरे से कहा। मेरे घर में तुम हमारी अफसर हो जो मुझे बातें सुनाओगी? प्रत्युष के स्वर तीव्र व तल्ख होते जा रहे थे। मैंने तीव्र गति से आगे बढ़कर बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कामवाली हमारी बातें ना सुन सके। दरवाज़ा बंद करने के उपरांत भी आवाज़ें दरवाजे के बाहर जा ही रही थीं, जिससे सुन मेरी बेटी अपने कक्ष से निकलकर बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर हमें देखने लगी। युवावस्था की ओर बढ़ रही मेरी बेटी मेरे व प्रत्युष के बीच होने वाले झगड़ों को देखकर अब उदास हो जाती है। बेबसी की रेखाएं उसके चेहरे पर स्पष्ट होने लगती हैं। मम्मी, पापा, क्या होने लगा ये? वो सामने खड़ी थी। इससे अधिक वो बच्ची और क्या कह सकती थी हमसे? मैं चुप थी। अनुष्का को देखकर प्रत्युष भी चुप हो गया, किंतु उसका चेहरा अब भी सख्त और तमतमाया हुआ था। तत्क्षण मैं रसोई में चली गई। भोजन तैयार था। काम वाली के साथ डाइनिंग मेज पर भोजन लगवाने में उसकी मदद करने लगी। अब तक मेरा बेटा अभिनव भी कोचिंग से आ गया था। अभिनव अनुष्का से 2 वर्ष छोटा है। युवावस्था की ओर बढ़ता हुआ बचपन, हमारे प्रति अपनी बहन से कहीं अधिक संवेदनशील। काम वाली जा चुकी थी। रसोई का काम लगभग समाप्त था। बस कुछ चीज़ें व्यवस्थित करनी थीं जो मैं कर रही थी। हाथ मुंह धोकर अभिनव सीधे मेरे पास आ गया। मम्मा, कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं। उसकी ओर देखे बिना मैंने इनकार में सिर हिलाया। पापा से फिर कुछ हुआ है? आप बता नहीं रही हैं, उसने कहा। मैं खामोश रही, अपना काम करती रही। मेरी खामोशी का जो भी अर्थ लगाया हो उसने। कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, तत्पश्चात चला गया। डाइनिंग मेज पर सबने चुपचाप खाना खाया। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। घर में बहुधा इसी प्रकार का वातावरण बन जाता है। अपने बेडरूम में जाने से पूर्व मैं अनुष्का के कमरे में गई। वो अपने बिस्तर पर बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रही थी। उसकी आदत है सोने से पूर्व पढ़ने की। बचपन से ही पुस्तक पढ़कर सोना उसकी आदत में शुमार है कि पढ़ते पढ़ते उसे नींद आती है। सब ठीक है बेटा? कॉलेज में सब कुछ ठीक चल रहा है? माँ, आप और पापा? क्यों माँ, क्यों? क्यों पापा आपके साथ ऐसा करते हैं? अनुष्का रुआसी हो रही थी। उसकी बातें सुनकर मैं निरुत्तर थी। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, कहकर मैं अनुष्का के कमरे से निकल आई। कमरे में प्रत्युष बेड के एक तरफ लेटा हुआ था। बेड के दूसरे किनारे पर मैं अपना चेहरा चादर से ढककर लेट गई। कमरे की बत्ती पहले से बुझी हुई थी। कुछ ही क्षणों में मेरी सांस घुटने लगी। तत्काल चादर से चेहरा बाहर निकाल लिया। उफ, चारों ओर अंधकार, कहीं थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं। प्रत्युष को सोने के समय कमरे में प्रकाश पसंद नहीं है, जबकि मुझे नाइट बल्ब के प्रकाश में सोना अच्छा लगता है। खर्राटों की आवाज़ से स्पष्ट था कि प्रत्युष गहरी नींद में है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कल रात की घटना से मन खिन्न था। दैहिक संबंधों के लिए मना करने पर कैसा लगता है किसी स्त्री को ये सुनना कि कार्यालय के मातहतों के साथ संबंध बना लेती हो, इसलिए पति अच्छा नहीं लगता। विरोध के स्वरों को दबाने के लिए हिंसा पर उतर आना। मेरी गर्दन व कान के आसपास उसके नाखूनों के खरोंच के निशान व पीड़ा की अनुभूति अब तक है। मेरी शिक्षा व नौकरी के तानों के साथ मेरे चरित्र पर हमला व अपशब्दों का प्रयोग सुनकर मैं अब भी सहम जाती हूँ। प्रतिरोध पर मारपीट पर उतर आता है प्रत्युष। कितना सरल होता है पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती स्त्री के मनोबल को तोड़ने के लिए उसके चरित्र पर हमला करना। हृदय टूटता है, कसमसाता है, आंखें भर आती हैं, किंतु वैवाहिक जीवन को बचाने के साथ ही 2 नन्हे बच्चों का भविष्य मेरे समक्ष आ जाता है। आंसुओं को बाहर आने से रोक मैं घर के उत्तरदायित्वों का वहन करने में जुट जाती। सोचते सोचते मैंने प्रत्युष की ओर पलट कर देखा। कैसा बेफिक्र होकर सो रहा है। उसके खर्राटे की आवाज़ें मेरे भीतर उलझन और वितृष्णा पैदा कर रही हैं। मैंने दूसरी ओर मुंह घुमा लिया और सोने का प्रयत्न करने लगी। थकान के पश्चात भी नींद नहीं आ रही थी।
उम्र के 45वें पड़ाव को पार कर लेने के पश्चात मेरे चरित्र पर हमले मुझे पीड़ा देते हैं। हृदय का कोई कोना रिक्त सा लगता है। सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई। प्रातः वही दिनचर्या प्रारंभ हो गई। बच्चे कॉलेज के लिए, प्रत्यूष अपने कार्यालय व मैं भी घर के प्रतिदिन के कार्यों को करने के उपरांत अपने कार्यालय के लिए निकल पड़ी। गाड़ी चलाते चलाते मन मस्तिष्क में विचारों की खिचड़ी पक रही थी। मन उदास था। कार्यालय के कंपाउंड में गाड़ी पार्क कर बाहर निकल ही रही थी कि गुड मॉर्निंग मालविका जी, स्वर सुनकर पलट कर देखा। एक अनजाना शख्स मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं पहचान नहीं सकी। नहीं पहचाना ना? पहचानेंगी कैसे, बूढ़ा जो हो गया हूँ, उस व्यक्ति ने समीप आकर धीमे स्वर में कहा। मैंने ध्यान से देखा। मानव। ओह, पहचानती भी कैसे, लगभग 20 वर्ष हो गए। मानव अब सहसा इस प्रकार मेरे सामने होंगे। मैं विस्मित थी। कुछ बोल पाती उससे पूर्व ही वो बोल पड़े। मैं, मानव, कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया। मैंने अभिवादन में अपने हाथ दोनों जोड़ दिए। साथ ही हम दोनों एक साथ हंस पड़े। यहाँ कैसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। आपसे मिलने। उन्होंने तत्काल सरलता से जवाब दिया। मैं मुस्कुरा पड़ी। आइए, खड़े खड़े ही सारी बातें होंगी क्या? मैंने मानव से कहा। मानव मेरे साथ मेरे कार्यालय कक्ष की ओर बढ़ चले। अपने कक्ष में पहुंच मैंने चपरासी से 2 चाय के लिए कहा। मानव मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। मानव से मेरा प्रथम परिचय उस समय हुआ था जब मेरी प्रथम नियुक्ति इस शहर से दूर दूसरे शहर में हुई थी। मानव उस कार्यालय में मेरे बॉस थे। मुझसे लगभग 9-10 वर्ष बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के मानव का स्वभाव हंसमुख तथा सहयोगी था। कार्यालय में काम करते समय गंभीरता का आवरण ओढ़े अन्य अधिकारियों से कुछ अलग। मेरी नई नियुक्ति थी। मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी। काम भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, अतः चुप रहती थी। सच कहूँ तो सहमी हुई रहती थी। मैं मध्यम वर्ग की अविवाहित लड़की थी, संकोची थी, अतः सहकर्मियों, विशेष रूप से वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ दूरी बनाकर रखती। मैं सबसे जितना दूर रहती, मानो मुझसे उतना ही घुलने मिलने का प्रयत्न करते। मेरे काम में सहयोग करने को सदैव तत्पर रहते। उच्च अधिकारी के पद पर रहते हुए भी मानो उस समय तक अविवाहित थे। उम्र के चिन्ह उनके चेहरे पर अवश्य अंकित होने लगे थे। एक लंबे अंतराल के पश्चात आज सहसा मानव को सामने देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। चपरासी ने 2 चाय के प्याले सामने रख दिए थे। मैंने एक प्याला मानव के सामने रखते हुए पीने का संकेत किया। दूसरा प्याला उठाकर मैं स्वयं पीने लगी। आप तो चुपचाप वहाँ से चली आईं, किंतु मैंने आपको ढूंढ ही लिया, कहकर मानव हंस पड़े। मैं मुस्कुरा पड़ी। उस समय मेरा विवाह प्रत्यूष के साथ तय हो गया था। मैंने अपना स्थानांतरण घर के समीप करने का प्रार्थना पत्र लगा दिया था। मेरा स्थानांतरण हो गया और मैं वहाँ से चली आई। तत्पश्चात विवाह, घर गृहस्थी, बच्चों के साथ जीवन आगे बढ़ गया। जीवन की आपाधापी में यह भी स्मरण नहीं रहा कि यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर पीछे क्या क्या छोड़ती आई हूँ और क्या क्या समेटती। यद्यपि मानव के साथ 3 वर्षों तक रही। 3 वर्षों की अवधि लंबी नहीं होती, किंतु कुछ कम भी तो नहीं होती। उस अवधि में अन्य सहकर्मियों की अपेक्षा मानव से मेरी मित्रता कुछ गहरी हो चली थी। किसी भी मुद्दे पर मानव से बात कर लेती, बॉस और जूनियर का भेद किए बिना। आज सहसा मानव से मिलकर अच्छा लग रहा है। उन्हें अपने समक्ष पाकर विस्मित हूँ। क्या पूछूं, क्या बातें करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मानव मुझे देखकर बस मुस्कुराए जा रहे हैं। स्मृतियों के गलियारे से गुजरते हुए हमारी चाय भी समाप्त हो चुकी थी। आजकल कहाँ हैं? चाय का प्याला ट्रे में रखते हुए मैंने पूछा। मेरी बात का उत्तर न देकर उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछ लिया। मैंने उन्हें अपने परिवार की जानकारी दी। उनके चेहरे पर खामोशी पसर गई। आपका परिवार, बच्चे सब कैसे हैं? मेरा प्रश्न सुन वो ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनके चेहरे पर पसरी क्षणिक खामोशी न जाने कहाँ जा चुकी थी। हंसते हुए बोले, अभी मैं इतना आधुनिक नहीं हो पाया हूँ कि बिन ब्याह के ही बच्चों का सुख उठा लूँ। मैं मुस्कुरा पड़ी, साथ ही अचंभित भी कि मानव ने ब्याह क्यों नहीं किया। क्यों और क्या वजह हो सकती है विवाह न करने की।
मन में अनेक प्रश्न थे, किंतु व्यक्तिगत प्रश्नों को पूछना मैंने उचित नहीं समझा। मानव ने जब मुझे ये बताया कि उनका स्थानांतरण इसी शहर में कार्यालय की दूसरी शाखा में हो गया है, तो सुनकर मुझे अच्छा लगा। कार्यालय में मेरे कक्ष में मानव देर तक बैठे रहे। बीच बीच में मैं फाइलों में व्यस्त हो जाती। मुझे व्यस्त देख मानव ने मुझसे जाने की आज्ञा मांगी। मेरा मोबाइल नंबर मुझसे ले लिया। मानव का स्थानांतरण इसी शहर में हो गया है, ये सोचकर मुझे एक सुखद अनुभूति हुई। शाम को घर जाकर मैं पुनः अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। रात को भोजन के उपरांत पलंग के एक कोने पर प्रत्युष सोया था, दूसरी ओर मैं। हमारे बीच थी पुरुष के पुरुषत्व की, स्त्री के अस्तित्व की, दोनों के अहम की तथा हिंसा के साथ उपजती जाती घृणा की असीमित दूरियां। सुबह उठी तो मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा संभवतः मुझे रात को अच्छी नींद आने के कारण हुआ था। प्रतिदिन की भांति घर में सब कुछ व्यवस्थित कर लेने के पश्चात कार्यालय जाने के लिए गाड़ी निकाली। बाहर तीव्र गर्मी थी, अतः गाड़ी का एसी ऑन कर दिया। लग्जरी गाड़ी में अकेलेपन की अनुभूति हो रही थी। आज न जाने क्यों इच्छा हो रही थी कि काश कोई मेरे परिश्रम की, मेरी योग्यता की प्रशंसा करता। मैं जानती हूँ कि मेरी ऐसी सोच सही नहीं है, तुच्छ सोच है ये, किंतु मनुष्य हूँ, ऐसा सोचना स्वाभाविक है। कार्यालय पहुँचे हुए घंटे भर भी न हुए थे कि मानव का फ़ोन आ गया। वो शाम को मुझसे मिलना चाहते थे। शाम को कार्यालय से निकलकर मैंने अपनी गाड़ी मानव के कार्यालय की ओर बढ़ा दी। कार्यालय के गेट पर मानव मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली तथा मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया। दोनों की गाड़ी एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट के बाहर रुक गई। रेस्टोरेंट में मानव ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। हम दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीने लगे। आज मानव चुप थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बस मुझे देखे जा रहे थे। मैंने बुलाने का कारण पूछा तो बोले, आपके साथ बैठकर कॉफ़ी पीने से अधिक सुखद और महत्वपूर्ण क्या है मेरे लिए? मैं मुस्कुरा पड़ी। मानो मुझसे आज राजनीति और दर्शन पर बातें करते रहे। इन विषयों में मेरी भी रुचि थी, अतः मुझे भी उनसे बातें करना अच्छा लग रहा था। कुछ देर बैठने के पश्चात मैंने अपनी गाड़ी अपने घर की ओर और मानव ने अपनी गाड़ी अपने गंतव्य की ओर घुमा ली। गाड़ी चलाते हुए न जाने क्यों आज मुझे अपनी उम्र का एहसास हो रहा था। 45 वर्ष की उम्र कुछ कम तो नहीं होती। गाड़ी के शीशे में मैंने स्वयं को देखा। ओह, मेरे बालों में कितनी सफ़ेदी आ चुकी है। चेहरे की त्वचा और चमक फीकी पड़ने लगी है। 45 वर्ष से कहीं अधिक की उम्र का आभास हो रहा है। हो भी क्यों ना, मैं तो बस जीवन की रेस में दौड़ती रही, अपने बनाव, श्रृंगार व स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्वयं को इतने ध्यान से भी कभी नहीं देखा। 19-20 वर्ष पुराने दिनों की स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर सजीव होने लगीं। मैं युवा थी, आकर्षक थी, मेरे जीवन के वे खूबसूरत दिन। मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी। कठिन परिश्रम के उपरांत उसमें मेरा चयन होना, मेरे माता पिता, भाई बहनों के चेहरे पर आए गर्व के भाव, दूसरे शहर में मेरी नियुक्ति से चिंतित मेरे मध्यम वर्गीय माता पिता, मानव के कार्यालय में मेरी नियुक्ति, वहाँ सबके आकर्षण का केंद्र बन जाना, सब कुछ कितना शीघ्र व्यतीत होता गया। मेरे माता पिता मेरे विवाह के सपने को पूरा करने के लिए नाते रिश्तेदारों द्वारा बताए अनेक लड़कों में से एक प्रत्युष से मेरा विवाह तय हो जाना, घर गृहस्थी, बच्चे तथा जीवन की आपाधापी में उम्र के 45 वर्ष निकल जाना तथा पीछे मुड़कर देखने का समय न मिलना, सब कुछ आज स्मरण क्यों आ रहा है? मेरी प्रथम नियुक्ति मानव के साथ उनके कार्यालय में थी। कदाचित यही कारण है कि उन सुखद व आत्मसम्मान से भरे दिनों की स्मृतियाँ मेरे समक्ष गाहे बगाहे आती हैं। दूसरे दिन अपने कार्यालय से निकल मैं मानव के कार्यालय के कक्ष में थी। मुझे सामने देख मानव की प्रसन्नता देखने योग्य थी। मानव देर तक मुझसे बातें करते रहे। इस लंबे दौर में नौकरी में आए उतार चढ़ाव, शासन सत्ता के उलटफेर का नौकरी पर प्रभाव, दूर क्षेत्रों में अपने स्थानांतरण आदि पर चर्चा करते रहे। मानव से बातें करना मुझे भी अच्छा लग रहा था। कार्यालय से बाहर निकलते समय मानव भी मेरे साथ ही निकले। पार्किंग की ओर बढ़ते हुए मैंने ध्यान से मानव की ओर देखा। उम्र में लगभग
मुझसे 9 वर्ष बड़े मानव कहीं से भी मुझसे बड़े नहीं लग रहे थे, बल्कि मुझसे अधिक ऊर्जावान व आकर्षक लग रहे थे। सफ़ेद काले खिचड़ी बाल, वैसी हल्की दाढ़ी, लंबा व भरा शरीर, कुल मिलाकर मानव स्मार्ट लग रहे थे। प्रारंभ से ही मुझे ऐसे ही बुद्धिजीवियों जैसे पुरुष अच्छे लगते थे। सहसा मानव ने मेरी ओर देखा। मानव को अपनी ओर देखते हुए पाकर मैंने तुरंत अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली। आज कार्यालय से सीधे मैं घर आ गई। कार्यालय से लौटते हुए बहुधा घर की आवश्यकता की वस्तुएं लेकर आती हूँ। पोर्टिको में गाड़ी खड़ी कर मैंने घर में प्रवेश किया ही था कि प्रत्यूष ने भी घर में प्रवेश किया। अभी अभी आई हो क्या? बाहर के कपड़ों में मुझे देखकर बोला। मैंने कहा और फ्रेश होकर घर के कार्यों में लग गई। काम वाली ने मेरी और प्रत्यूष की चाय मेज पर रख दी थी। चाय पीते पीते मैंने रिमोट से टीवी खोल लिया व समाचार देखने लगी। चाय पीते पीते प्रत्यूष बार बार मेरी ओर देख ले रहा था। उसका इस प्रकार देखना मुझे अजीब लग रहा था। कदाचित वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। प्रमुख समाचारों को देखने के पश्चात मैंने बच्चों के कमरे में जाकर उनसे बातें की, उनकी बातें सुनी। अरसे बाद आज मुझे अच्छा लग रहा था, न जाने क्यों। रात को अपेक्षाकृत अच्छी मनः स्थिति में मैं सोने गई। 10:30 बज रहे थे। कमरे की बत्ती बंद थी। कुछ ही देर में प्रत्यूष की उंगलियों का स्पर्श मुझे अपने शरीर पर महसूस हुआ। स्मरण नहीं, किंतु न जाने कब से प्रत्यूष ने मुझसे ठीक से बात नहीं की थी। अब उसे मेरे शरीर की आवश्यकता है, किंतु मेरी इच्छा भी नहीं है। मैंने उसके हाथों को पकड़कर अपने शरीर से दूर कर दिया। कमीनी, अफसरी का बहुत घमंड हो गया है। पुराना आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, नया चाहिए। उसके शब्दों से मेरा हृदय छलनी हो रहा था। मैं चुप रही, ये सोचकर कि अभी मैंने उसकी गालियों का प्रत्युत्तर दिया तो वो और उग्र हो उठेगा। बगल के कमरे में सो रहे किशोर उम्र के मेरे बच्चों के मन पर उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्या सोचेंगे वे कि पढ़ी लिखी अधिकारी उनकी माँ को पिता गालियाँ दे रहा है तथा माँ भी पिता को गालियाँ दे रही है। ऐसी परिस्थिति में बंद कमरे में कई बार वो हिंसक भी हो उठा है। बच्चों की वजह से वो उसका कुछ नहीं कर सकती। 2-4 गालियाँ उसे और देने के पश्चात प्रत्यूष सो गया। बिस्तर पर लेटने से पूर्व प्रसन्नचित्त मन बोझिल हो चुका था। दूसरे दिन कार्यालय जाते समय गाड़ी ड्राइव करते करते मैं सोच रही थी कि प्रारंभ से ही प्रत्यूष ऐसा ही है। मेरी शिक्षा, मेरी नौकरी को लेकर ताने मारना, गालियाँ देना उसके स्वभाव में रहा। अपने मृदु स्वभाव से उसे परिवर्तित कर लेने की मैं प्रतीक्षा ही करती रह गई और उम्र ढलान की ओर बढ़ गई। कार्यालय पहुंचकर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के पश्चात अपने चेहरे की उदासी व कमज़ोर पड़ते भावों को छुपाकर सामान्य होने का प्रयास करते हुए अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। दोपहर में मानव का फ़ोन आया। शाम को मानव मुझसे मिलना चाहता था। मानव से बातें करके मुझे अच्छा लग रहा था। कार्यालय के बाहर मानव मेरी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। उसने कॉफ़ी पीने का आग्रह किया। मैं मना न कर सकी। रेस्टोरेंट में पहुंचकर उसने 2 कॉफ़ी मंगवा ली। मैंने रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर की ओर देखा। दूर दूर तक हरियाली फैली थी। आसपास इक्का दुक्का रिहायशी मकान थे। ये रेस्टोरेंट शहर के बाहरी हिस्से में था। यहाँ का वातावरण शांति व सुकून से भरा था। इस रेस्टोरेंट में आकर मुझे अच्छा लगा। कॉफ़ी पीते पीते मानव बातें करते जा रहे थे। आप जानना चाहती थी मालविका जी कि मैंने विवाह क्यों नहीं किया? मानव मुस्कुरा कर मेरी ओर देख रहे थे। मैंने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। लड़कियों के मामले में बड़ा चूजी रहा हूँ। पहले तो कोई लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब एक लड़की मुझे मेरे अनुरूप लगी थी। उससे कुछ कह पाता, अपनी भावनाएं उसके सामने व्यक्त कर पाता, वो न जाने कहाँ चली गई। मानव की बातें सुनकर मैं सोच रही थी कि कौन होगी वो लड़की जिसे मानव जैसे विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को वो अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार आसमान में इंद्रधनुष अपनी छटा कुछ देर के लिए बिखेरता तथा अंतर्ध्यान हो जाता है, कुछ ऐसा ही था उसका मेरे जीवन में आना। कहते कहते मानव उस लड़की की स्मृतियों में खो से गए। आप जानना नहीं चाहेंगी कौन थी वो लड़की? मानव ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। स्मरण है,
आपकी पहली नियुक्ति मेरे ऑफिस में हुई थी। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता उससे पहले आपने स्थानांतरण करा लिया था। मानव मुस्कुरा रहे थे। उसी समय मैंने तय कर लिया था कि अब मैं पुनः विवाह के बारे में नहीं सोचूंगा। मानव ने इतनी बड़ी बात जिस सरलता व सहजता से कही, उतनी ही अधिक मैं अचंभित व हतप्रभ थी। तो क्या वो लड़की मैं थी जिसके कारण मानव ने विवाह नहीं किया? उस समय आपने नहीं बताया, मुझे भी अपनी चॉइस का जीवन साथी मिल जाता। ना जाने किन भावनाओं के वशीभूत मैंने कह दिया। पति पत्नी नहीं तो जीवन साथी तो अब भी बन सकते हैं। जीवन में आप जैसे साथी का स्थान रिक्त है अब तक। मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ पीड़ा के भी भाव थे। जीवन अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं। जब भी हृदय व्याकुल होता, मैं मानव से तथा मानव मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते और हम मिलते। मानव मेरे साथी बन गए, जीवन साथी। जब भी मानव से मिलती, प्रत्यूष की गालियाँ, मार सब भूल जाती। मेरी बेटी का ब्याह हो गया। मानव अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने यहीं पर एक फ्लैट ले लिया है। कभी कभी मानव हास परिहास करते मुझसे कहते कि उस समय तुम क्यों नहीं समझ पाई कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो। मैं तो समझ गया था, तुम ही देर से समझी। सही कहते हैं मानव, मैं ही देर से समझ पाई। एक और बात मुझे देर में समझ में आई कि यदि जीवन में एक गलत फैसला ले लिया है तो सही समय पर उसका विरोध करना भी आवश्यक है, न कि गलत फैसले को सलीब की भांति कंधों पर लटकाकर घूमना। इतना आगे बढ़ जाने के पश्चात प्रत्यूष से अलग होने का निर्णय कैसे लूं? यह निर्णय भी उस समय मुझे लेना चाहिए था जब विवाह के कुछ ही माह पश्चात प्रत्यूष ने मुझे मारा था। उस समय भी मैंने प्रत्यूष के लिए ही सोचा कि मेरा ऐसा करने से उसे बुरा लगेगा, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचेगी। अपने लिए मैंने कभी नहीं सोचा। किंतु प्रत्यूष ने सदैव मेरी भावनाओं की अनदेखी की, मुझे इंसान नहीं समझा, स्त्री समझकर प्रताड़ित करता रहा, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर। मैं मानव से मिलती हूँ, इस बात की परवाह न करते हुए कि उम्र के ढलान पर आकर मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं अपने घर परिवार के लिए तो जी ही रही हूँ, किंतु जीवन के कुछ क्षण अपने लिए भी जीना चाहती हूँ और वो मानव के साथ जीती हूँ। मुझ में अब ये साहस आ गया है कि मैं प्रत्यूष से कह सकूं कि मेरे और मानव के बीच मात्र शारीरिक नहीं बल्कि इससे कहीं ऊपर मानवीय व भावनात्मक बंधन है जो गलत नहीं है। मानव मेरे लिए सबसे अलग व विशेष हैं। आखिर मेरे बच्चों ने भी तो देखा है मुझे प्रत्यूष की गालियाँ व मार खाते हुए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ढलती सांझ में क्षितिज सुनहरा क्यों हो जाता है। कदाचित सांझ को भी मानव जैसा साथी मिल जाता होगा जो पथ प्रदर्शक तारे सा साथ चलता होगा। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक बेहद सशक्त और खूबसूरत कहानी मौसम। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक भी करिए और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों से साझा भी करिए। धन्यवाद।